मिस्र की राजधानी काहिरा में एक कब्रिस्तान है, अल अराफा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द सिटी ऑफ द डेड। इस कब्रिस्तान में एक अकेला भारतीय दफन है जो अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा अध्येता, पत्रकार और देश प्रेमी था और जिसने सालों तक भारत के बाहर रहकर उसकी आज़ादी के लिए बहुत पसीना बहाया था। इस शख्स का नाम था सैयद हुसैन, जिसका जन्म सन 1888 में ढाका में हुआ था। हुसैन मामूली शख्स नहीं थे। एनएस विनोद उनकी जीवनी अ फॉरगॉटेन एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन में लिखते हैं, सैयद अपने समय के निहायत ही आकर्षक, विद्वान और सुसंस्कृत शख्स थे जिनमें अपने भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की गजब की क्षमता थी। वो एक असाधारण लेखक और धर्मनिरपेक्ष देशभक्त थे। वे लिखते हैं, उनकी उपलब्धियों को शायद इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि उन्हें देश के एक बहुत बड़े परिवार की नाराज़गी का सबब बनना पड़ा था। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके बड़े योगदान और उपलब्धियों के बावजूद उनके देश और इतिहास ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू ने बनाया इंडिपेंडेंट अखबार का संपादक। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद सैयद कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर बनने के बजाय पत्रकार बनना ज्यादा पसंद किया। सैयद 5 फीट 10 इंच लंबे थे और अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार इतना जबरदस्त था कि इंग्लैंड की कई महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकीं। इंग्लैंड में 7 साल रहने के बाद सैयद नवंबर 1916 में भारत लौटे थे और एक महीने बाद ही उन्होंने बंबई के बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में बतौर उप संपादक काम करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखे उनके लेखों को पूरे भारत में बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता था। उन लेखों पर मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी की भी नजर गई थी। सैयद हुसैन की असली कहानी शुरू होती है जनवरी 1919 में, जब मोतीलाल नेहरू ने उनके लेखन से प्रभावित होकर इंडिपेंडेंट अखबार का संपादक बनने के लिए इलाहाबाद आमंत्रित किया। इस अखबार का दफ्तर शुरू में मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन में हुआ करता था। सैयद को 1500 रुपये के वेतन पर रखा गया था, जो उस जमाने में बड़ी तनख्वाह हुआ करती थी। सैयद हुसैन ने विजयलक्ष्मी पंडित से किया गुपचुप विवाह। जब सैयद इंडिपेंडेंट के संपादक बनकर इलाहाबाद आए तो शुरू में आनंद भवन में ही रुके। उन्हीं दिनों मोतीलाल नेहरू की बेटी विजयलक्ष्मी पंडित ने सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू को लिखे पत्र में लिखा, सैयद हमारे साथ ही रह रहे हैं क्योंकि उनको प्रेस के पास कोई ढंग का घर नहीं मिल पाया है। आनंद भवन में रहने की वजह से सैयद को नेहरू परिवार से घुलमिल जाने के कई मौके मिले। तब विजयलक्ष्मी की उम्र 19 वर्ष थी। वो बहुत सुंदर थीं। घर में लोग उन्हें नान कहकर पुकारते थे। हालांकि सैयद उनसे उम्र में 12 वर्ष बड़े थे, लेकिन वो उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। विजयलक्ष्मी भी उनकी तरफ खिंची चली गईं। उन दिनों इलाहाबाद जैसे शहर में इंग्लैंड में पढ़े लिखे आकर्षक युवा ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। उन्हीं दिनों सैयद हुसैन को लंदन में होने वाली खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लिए चुन लिया गया। एक सूत्र के अनुसार दोनों ने सैयद के लंदन जाने से पहले गुपचुप तरीके से मुस्लिम तरीके से विवाह कर लिया। एनएस विनोद लिखते हैं, जब मोतीलाल नेहरू को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इस बात पर आग बबूला हो गए कि इस तरह की चीज उनके अपने घर में परिवार की निगरानी के बावजूद कैसे हो गई। जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बहन से कम नाराज नहीं थे। विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा में किया सैयद हुसैन का जिक्र। बाद में विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में स्वीकार किया,
अपनी किशोरावस्था में मैं एक युवक सैयद हुसैन की तरफ आकर्षित हो गई थी। उन्हें मेरे पिता ने इंडिपेंडेंट अखबार का संपादक नियुक्त किया था। वे लिखती हैं, उस जमाने में जहां हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी और उस परिवार का सदस्य होने के नाते जिसके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, मैंने सोचा कि धर्म के बाहर शादी करना बहुत अजूबी बात नहीं होगी। लेकिन शादी के मामलों में अभी भी परंपरा का बोलबाला था। लिहाजा मुझे ये समझने के लिए मना लिया गया कि ऐसा करना गलत होगा। विजयलक्ष्मी पंडित की बहन कृष्णा हठी सिंह ने भी अपनी आत्मकथावी नेहरूज में इस घटना का जिक्र दबे छिपे अंदाज में किया है। वे लिखती हैं, सन 1920 में मेरी बहन की मंगनी रंजीत सीताराम पंडित से हो गई। लेकिन इससे पहले मेरे पिता ने उनके लिए एक वर ढूंढा था, लेकिन उन्होंने उससे शादी करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो एक लड़के को चाहती हैं। उन्होंने लिखा, मेरे पिता का मानना था कि वो लड़का उनके लायक नहीं है। इसकी वजह से मेरे पिता और नान बहन के बीच तनाव पैदा हो गया था और वो गांधीजी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहने उनके साबरमती आश्रम चली गई थीं। गांधीजी के प्रयासों के बाद 6 महीनों में नान और पिताजी के बीच संबंध सामान्य हो पाए थे। कटरा में सैयद हुसैन के घर पर हुआ निकाह। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए मशहूर लेखिका शीला रेड्डी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना में लिखा था, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि मोतीलाल नेहरू जैसे दुनियादार शख्स ने, जिन्होंने इंग्लैंड में पढ़ रहे अपने बेटे जवाहरलाल को किसी अंग्रेज लड़की से संबंधने बनाने की सलाह दी थी, किस तरह एक स्मार्ट, संवेदनशील और बेहतरीन शख्सियत के मालिक युवा को अपनी निहायत ही सुंदर लड़की नान के सामने छोड़ दिया। वे लिखती हैं, जब तक मोतीलाल नेहरू को पता चलता कि उनकी छत के नीचे क्या हो रहा है, वो लोग अनौपचारिक रूप से शादी कर चुके थे, जैसा कि सैयद हुसैन ने अपनी दोस्त सरोजनी नायडू के सामने बाद में स्वीकार भी किया। इस शादी का वर्णन एक पाकिस्तानी पत्रकार एच.एम. अब्बासी ने डेली न्यूज़ के 17 नवंबर 1971 के अंक में छपे अपने लेख लव लाइफ ऑफ मिसेस पंडित में किया है। अब्बासी लिखते हैं, मैं अपने दादा हजरत मौलाना रशीद फाकरी के पास बैठा हुआ था। तभी एक आदमी ने उनके कान में आकर कुछ कहा। मौलाना फौरन खड़े होते हुए बोले, सैयद ने मुझे बुलाया है। मैं उनके साथ सैयद हुसैन के कटरा में म्योर कॉलेज के सामने वाले घर में गया। उन्होंने लिखा, जब मैं वहां पहुंचा तो करीब आधा दर्जन लोग उनके बरामदे में खड़े थे। सैयद काफी परेशान दिख रहे थे। पास में मिस पंडित बैठी हुई थीं, जिनके चेहरे पर परेशानी के कोई भाव नहीं थे। वहां मौजूद लोगों में नवाब सर मोहम्मद यूसुफ, जो बाद में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बने, और सैयद असगर हुसैन भी थे। ये दोनों सैयद के करीबी दोस्त थे। मुझे तभी पता चला कि सैयद और विजयलक्ष्मी पंडित की उसी समय शादी होने वाली है। मेरे दादा मौलाना रशीद फाकरी ने उन दोनों का निकाह पढ़वाया था। नेहरू ने कागजात जलवाए। उस जमाने के मशहूर वकील के एल गौबा ने, जिन्होंने खुद एक मुस्लिम महिला से शादी की थी, अपनी आत्मकथा फ्रेंड्स एंड फोज में लिखा था, हिंदू मुस्लिम रोमांस का सबसे ताज़ा उदाहरण है एक कश्मीरी महिला जो दी इंडिपेंडेंट अखबार के मुस्लिम संपादक के साथ चली गई थीं। महात्मा गांधी के निजी हस्तक्षेप के बाद उस लड़की को तलाक दिया गया था। बाद में वो गुजरात में जाकर रहीं और बहुत मशहूर महिला बन गई। शादी की कहानी के एक और स्रोत नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई हैं, जो अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं, गांधीजी की हत्या के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अमृत कौर ने, जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, गांधी के पास रखी एक सीड फाइल नेहरू के पास पहुंचाई थी। वे लिखते हैं,
नेहरू ने फाइल खोलने के बाद मुझे बुलाकर कहा था, इस फाइल में विजयलक्ष्मी के सैयद हुसैन के साथ जाने संबंधी कागजात हैं। आप उनको जला दीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये कागज आप मेरे पास रहने दीजिए, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं हुए। मैं उनसे फाइल लेकर सीधे प्रधानमंत्री निवास के रसोईघर गया और तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो कागज राख में नहीं बदल गए। मोतीलाल नेहरू और गांधी ने सैयद पर बनाया दबाव। इस कहानी ने तब दिलचस्प मोड़ लिया जब सैयद हुसैन ने अचानक 18 दिसंबर 1919 को दी इंडिपेंडेंट के संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन अखबार में अपना अंतिम संपादकीय लिखा। 22 दिसंबर को इलाहाबाद में एक समारोह हुआ जिसमें कई लोगों ने राष्ट्रीय मसलों में सैयद के योगदान और उनके लेखन की तारीफ की। इसके तुरंत बाद हुसैन खिलाफत कमेटी और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने अमृतसर चले गए। एनएस विनोद लिखते हैं, इस अधिवेशन से कुछ समय निकालकर गांधी और मोतीलाल ने सैयद हुसैन से इस दुस्साहसी काम के लिए सवाल जवाब किए होंगे और उन्हें इस शादी को तोड़ने के लिए मनाया होगा। वे लिखते हैं, चूंकि सैयद का इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, चतुर गांधी ने उनसे तब तक इंग्लैंड में रहने का अनुरोध किया जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। सैयद इन दो सम्मानित महानुभावों के संयुक्त हमलों का सामना नहीं कर पाए और युवा जोड़ा अपनी शादी तोड़ने के लिए राजी हो गया। जिन्ना और सैयद की शादियों में कई समानताएं। बाद में विजयलक्ष्मी पंडित ने 13 मार्च 1920 को पद्मजा नायडू को लिखे पत्र में इशारा किया कि गांधी ने उनसे और सैयद से मिलकर उनके वैवाहिक मिसएडवेंचर के लिए उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। जल्द ही सैयद लंदन जाने के लिए बंबई रवाना हो गए और विजयलक्ष्मी को उनके दिमाग और आत्मा की शुद्धि के लिए गांधी जी के साबरमती आश्रम में भेज दिया गया। एन.एस. विनोद लिखते हैं, पद्मजा और कुछ हद तक उनकी मां सरोजिनी नायडू उन लड़कियों के लिए एग्नी आर्ट का काम करती थीं जो इस तरह के संबंध बनाने की हिम्मत करती थीं। पहले वो जिन्ना की पत्नी रति की राजदार हुआ करती थीं। बाद में वो विजयलक्ष्मी पंडित की भी राजदार बनी। वे लिखते हैं, एक सवाल उठना भी लाजिम है कि क्या जिन्ना और रति के विवाह से प्रेरणा लेकर तो सैयद और विजयलक्ष्मी ने अपनी शादी की योजना नहीं बनाई थी। दोनों शादियों में कई समानताएं थीं। एक तरफ पढ़ा लिखा एक अभिजात्य मुसलमान अपने से कहीं छोटी पारसी लड़की से शादी कर रहा था तो दूसरी तरफ एक अच्छे परिवार का मुस्लिम लड़का अपने से कहीं छोटी कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से शादी रचा रहा था। विजयलक्ष्मी पंडित को गांधी जी के साबरमती आश्रम भेजा गया। अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी आनंद भवन आए। आनंद भवन में अपने प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने सुझाव दिया कि विजयलक्ष्मी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में उनके साथ कुछ दिन गुजारे। विजयलक्ष्मी लिखती हैं, मेरी मां का मानना था कि मेरी पश्चिमी तरीके से हुए पालन पोषण के कारण मैं गैर परंपरागत ढंग से सोचने लगी हूं। इसलिए उन्होंने गांधी जी के मेरे साबरमती आश्रम जाने के सुझाव का स्वागत किया। विजयलक्ष्मी को साबरमती जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने जैसे ही उस जगह को देखा मेरा दिल बैठ गया। वहां की हर चीज नीरस और आंखों के लिए अप्रिय थी। उन्होंने लिखा, हम प्रार्थना के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे और फिर अपने कमरे में झाड़ू लगाते थे। हम पास की नदी में अपने कपड़े धोने जाते थे। आश्रम में जोर रहता था कि हमारी खाने की सभी इच्छाएं मर जाएं। आश्रम में उगने वाली कुछ सब्जियों को बिना नमक, मसाले और घी के उबाल दिया जाता था। उनको हम चपातियों और चावल के साथ खाते थे। आश्रम में न तो चाय पीने के लिए दी जाती थी और न ही कॉफी। रंजीत पंडित से हुई विजयलक्ष्मी पंडित की शादी।
मोतीलाल नेहरू ने रहने और खाने के पश्चिमी तरीके जरूर अपना लिए हों, लेकिन दिल से वो परंपरागत हिंदू थे जो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम से शादी करे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी सार्वजनिक रूप से भले ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हों, लेकिन वो भी परंपराओं में उतना ही यकीन करते थे जितना मोतीलाल नेहरू। यही कारण था कि उन्होंने 1926 में अपने बेटे मणिलाल को मुस्लिम लड़की फातिमा गुल से शादी नहीं करने दी थी। सैयद के लंदन जाने के कुछ महीनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित की मंगनी महाराष्ट्र के शाश्वत ब्राह्मण रणजीत पंडित से कर दी गई। 9 मई 1921 को इलाहाबाद में उनकी शादी हुई, जिसमें गांधीजी ने भी शिरकत की। इस शादी में सरोजिनी नायडू भी आईं। 15 मई 1921 को उन्होंने अपनी बेटी लैलामनी को एक पत्र में लिखा, बेचारा सैयद, उसके लिए मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन फिर भी शुक्र है इसका अंत इस तरह हुआ क्योंकि विजयलक्ष्मी को इससे शायद ही कोई फर्क पड़ा। हाँ, सैयद हुसैन ताउम्र अविवाहित रहे। सैयद और विजयलक्ष्मी की शादी का मसला ब्रिटिश संसद में उठा। इस शादी की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सुनाई दी। 14 अप्रैल 1920 को कंजर्वेटिव सांसद कुथबर्ट जेम्स ने भारतीय मामलों के मंत्री एडविन मोंटागू से लिखित सवाल पूछा, क्या ये सही है कि इस देश की हाल में भारतीय खिलाफत प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में यात्रा करने वाले सैयद हुसैन पर मोतीलाल नेहरू की बेटी का अपहरण करने का आरोप है। एडविन मोंटागू ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सैयद ने इसका प्रतिरोध करते हुए जेम्स को एक पत्र लिखकर कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने मेरे चरित्र पर गंभीर और बेबुनियाद टिप्पणी की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने किस आधार पर ऐसी बेतुकी बात कही। आप अपने इस कथन को वापस लीजिए और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। अगर आप में जरा भी इज्जत बाकी है तो आप ये बात संसद के बाहर कहकर देखिए ताकि मैं इसका यथोचित जवाब दे सकूं। सैयद हुसैन ने 1920 में जो भारत छोड़ा तो वो अगले 26 सालों तक भारत नहीं लौटे। बीच में वो 1937 में कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। उन्होंने पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका की धरती पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस दौरान भारत में हो रही घटनाओं जैसे असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग के उदय और पाकिस्तान बनाने के लिए उनके पुराने दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना के किए गए आंदोलन, नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और धर्म के आधार पर देश के विभाजन से उनका सीधा साबिका वास्ता नहीं पड़ा। लंदन प्रवास के दौरान सैयद हुसैन राष्ट्रवादी अखबार इंडिया के संपादक रहे। अक्टूबर 1921 में उन्होंने लंदन छोड़कर अमेरिका का रुख किया, जहां वो 1946 तक रहे। इस दौरान वे पूरे अमेरिका में घूम घूम कर भारत की आज़ादी के पक्ष में भाषण दिए। 1924 से 1928 तक वे द न्यू ओरिएंट के संपादक रहे। उनके कार्यकाल के दौरान उनके अखबार में महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, खलील जिब्रान, सरोजिनी नायडू और बर्ट्रैंड रसेल के लेख छपे। इसके बाद उन्होंने एक और पत्रिका वॉइस ऑफ इंडिया का भी संपादन किया। उन्होंने हमेशा भारत की सांस्कृतिक एकता की वकालत की। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति न तो हिंदू है और न ही मुस्लिम, वो पूरी तरह से भारतीय है। उस दौरान वो शायद उन गिने चुने लोगों में से थे जो अविभाजित भारत का सपना देखते थे, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। सैयद हुसैन के भारत वापस आने के फैसले पर नेहरू की ठंडी प्रतिक्रिया। 1945 में जब विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका गईं, तो वो 26 साल बाद अपने हुसैन से मिली। 1946 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की, लेकिन नेहरू की तरफ से उन्हें बहुत ठंडा जवाब मिला। उन्होंने लिखा,
आप अमेरिका में रहकर भारत के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। एमओ मथाई लिखते हैं, नेहरू का जवाब उस संभावना को रोकने के लिए था कि विजयलक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन फिर से संपर्क में आ जाएंगे और उनके बारे में बातों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। जाहिर था कि नेहरू ने 30 साल पहले उनकी बहन के साथ हुए उनके प्रेम संबंधों को भुलाया नहीं था। नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ और सैयद को मिस्र में राजदूत नियुक्त किया। नेहरू और गांधी के हतोत्साहित किए जाने के बावजूद सैयद हुसैन 1946 में भारत वापस लौट आए। उस समय विजयलक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थीं। 2 साल पहले उनके पति रंजीत पंडित का देहावसान हो चुका था। उस समय जवाहरलाल नेहरू 17 यॉर्क रोड पर रहते थे। जब भी विजयलक्ष्मी लखनऊ से दिल्ली आती, वो अपने भाई के घर पर ही ठहरती। एमओ मथाई की बात मानी जाए तो रिमलेस चश्मा लगाए सैयद हुसैन रोज सुबह नेहरू के घर पहुंच जाते। उनकी पतलून के पीछे की जेब में कोनिएक का एक फ्लास्क रखा रहता, जिससे वो समय समय में कोनिएक का घूंट भरते रहते। विजयलक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन की मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। संभवतः यही कारण था कि नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया। हालांकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों खासकर लियाकत अली ने इसका घोर विरोध किया। खुद विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि उन्हें अपने भाई का ये फैसला पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ सैयद हुसैन को मिस्र में भारत के पहले राजदूत के तौर पर भेजा गया। इसके पीछे नेहरू की मंशा रही होगी कि विजयलक्ष्मी और सैयद हुसैन को मिलने का मौका इतनी आसानी से न मिल सके। मिस्र में सैयद हुसैन का देहावसान। सैयद हुसैन ने 3 मार्च 1948 को मिस्र के सम्राट एमएम फारूक के सामने अपने परिचय पत्र पेश किए। उनको 4 घोड़ों की बग्घी में बैठाकर परंपरागत रूप से मिस्र के सम्राट के महल आबदीन पैलेस ले जाया गया। उनके जुलूस में मिस्र की सेना के करीब 100 घुड़सवार चल रहे थे। महल में उनके पहुंचते ही उन्हें सम्राट के अंगरक्षकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। काहिरा में अपने प्रवास के दौरान सैयद घर में न रहकर शेफर्ड होटल में रहे। उनके मिस्र प्रवास के दौरान जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित और उनकी बेटियां चंद्रलेखा और नयनतारा उनसे मिलने वहां गए। लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही सैयद हुसैन का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 61 साल थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में ही उन्हें पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। मिस्र की सरकार ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मई 1949 में काहिरा जाकर सैयद हुसैन की कब्र पर फूल चढ़ाए। कुछ दिनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बन गईं। न्यूयॉर्क की अपनी सरकारी यात्राओं के दौरान वो अक्सर काहिरा में रुकती और सैयद हुसैन की कब्र पर फूल चढ़ाती।